गाइज हम लोग बिना सोचे समझे लैपटॉप खरीदने दुकान पर चले जाते हैं या डायरेक्ट ऑनलाइन देख करके ऑर्डर कर देते हैं, रेटिंग वगैरह देख करके। हमको लगता भी नहीं है कि हमको लैपटॉप में ज़रूरत क्या चीज़ें हैं। आपको हज़ारों लाखों लैपटॉप मिलेंगी, लेकिन वो सबके लिए सब कुछ नहीं बना है। उसमें आपको जो चीज़ें ज़रूरत है वही आपके लिए है। जैसे कि हमको काम है 10 चक्के वाली ट्रक का और हम लेके चले आए टेम्पो, या हम लेके चले आए 4 व्हीलर वाला जो DCM छोटा मैजिक होता है वो लेकर के चले आए, या हमको ज़रूरत है छोटे का हम लेकर के ट्रक चले आए। उसमें थोड़ा सामान एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन हमको नुकसान ज़्यादा होगा। तो वैसे ही लैपटॉप का भी है। लैपटॉप भी अलग अलग काम के लिए बनाया गया है, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट है उसका, उसी हिसाब से आपको ख़रीदना चाहिए। और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या क्या आपको देखना पड़ता है ख़रीदने के लिए, वो चीज़ें आप सबको बताएंगे। जैसे लैपटॉप में फोल्डेबल है, ये पूरा 360 घूम पाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक घूम जाते हैं, कुछ लैपटॉप सिर्फ हैं वो यहीं तक घूम पाते हैं। जैसे ये है तो 90 डिग्री तक घूम रहा है, और ये है तो 180 तक घूम रहा है। कुछ लैपटॉप होते हैं जो 360 तक घूम जाते हैं। तो यही चीज़ें आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिलेगा इस वीडियो में। और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा लैपटॉप के सिलसिले में कि हाँ ये चीज़ें हाँ होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको लैपटॉप ख़रीदने से पहले 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है परफॉर्मेंस, सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है डिस्प्ले, फोर्थ है पोर्ट एंड कनेक्ट, उसके बाद आता है डिज़ाइन। तो इस 4-5 चीज़ों पर हम लोग को फोकस करना है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस से पहले भी आपको एक चीज़ें ध्यान देनी है कि आप लैपटॉप को यूज़ कैसे करेंगे, आपका वर्क क्या है। वर्क मतलब छोटा काम है या उससे बड़ा मीडियम काम है या ज़्यादा हैवी काम है। इसमें लाइट यूज आता है, मीडियम यूज आता है, फिर होता है हाई डिमांडिंग यूज। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लाइट यूज। लाइट यूज वो होता है जो हमको नॉर्मली लैपटॉप से ईमेल भेजना है कहीं, या थोड़ा बहुत मूवी वगैरह देखना है, ये चीज़ें आता है लाइट यूज में। लाइट यूज के बाद आता है कि मीडियम यूज। मीडियम यूज क्या है, जैसे आपने कुछ गूगल में सर्च किया, वेब सर्फिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और हल्का फुल्का काम होता है जैसे कि स्टूडेंट के लिए है, कुछ प्रोफेशनल के लिए है जो कि रिसर्च कर करके कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं, उन चीज़ों के लिए है मीडियम यूज। सबसे लास्ट आता है हैवी यूज। हैवी यूजेज में आपको जैसे वीडियो एडिटिंग हुआ, कोडिंग हुआ, प्रोग्रामिंग हुआ, ऑटोकैड में हुआ, फोटोशॉप में एडिटिंग करना हुआ, ये सब सारी चीज़ें हैवी यूजेज में आती हैं। गेमिंग हुआ, ये सब हैवी यूजेज में आती हैं। हैवी यूजेज का काम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होने चाहिए। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस किस चीज़ पर डिपेंड होता है। परफॉर्मेंस इक्वल टू समझ लीजिए, इक्वल टू प्रोसेसर प्लस रैम प्लस इंटरनल मेमोरी प्लस बैटरी बैकअप और प्लस ग्राफिक कार्ड। ये चीज़ें मिला करके एक परफॉर्मेंस बिल्ड करता है, फॉर्म करता है। और ये सारी चीज़ें एक पास बढ़िया से होती हैं और एक अच्छे रूप में होती हैं, जो कि एक इनफ हो सारी चीज़ें। जैसे रैम हो गया आपका 8 GB है, ग्राफिक कार्ड कम से कम 2 GB होना चाहिए, तब जाके आपका परफॉर्मेंस एकदम अच्छा होता है। हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर ज़्यादातर 2 कंपनियां बनाती हैं, एक है इंटेल और दूसरा है AMD कंपनी। ये दोनों मिलकर के प्रोसेसर बनाती हैं। इंटेल का जैसे i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, i9 हो गया, और AMD का भी राइजन हो गया। इस टाइप में प्रोसेसर बनाती हैं। बाकी पूरा डीपली इस पर बात करते हैं कि प्रोसेसर में क्या क्या। जैसे ये देखिए, ये इंटेल का प्रोसेसर है, i3, i5, i7, i9, और AMD का भी है, राइजन का है, काफ़ी अच्छे इसमें भी है। लेकिन हम देखते हैं इंटेल का प्रोसेसर कब कौन सा प्रोसेसर आया और सबसे पावरफुल कौन का प्रोसेसर है। तो यहाँ पर एक आपको टेबल देते हैं, इस टेबल में ध्यान से देखिए। इस टेबल में देखिए, जैसे कि बहुत पहले आया था एटम, उसके बाद से आया सेलेरन, फिर आया प्लेटिनम, अब जाके आया है i3 है, i5 है, i7, i9 ऐसे काम करता है। i9 इस समय का सबसे हाईएस्ट और सबसे ज़बरदस्त प्रोसेसर है। इसका यूजेज देखिए, एटम में थोड़ा बहुत यूज होता था, जैसे ब्राउजिंग, वाचिंग मूवी, ऑफ्टन यूज इन टेबलेट, नेटबुक्स, ऐसे यूज होता था। सेलेरन में आपको थोड़ा सा ब्राउजिंग कर लेते थे, मूवी देख लेते थे, ईमेल वगैरह। प्लेटिनम में थोड़ा सा और आगे, जैसे लाइट प्रोडक्टिविटी, MS ऑफिस, इस टाइप के यूजेस था। उसके बाद i3 में जो चीज़ें प्लेटिनम में यूज होती थी वो पूरा, प्लस मल्टीटास्किंग, बेटर HD प्लेबैक, मतलब कि उससे कुछ ज़्यादा ही बेहतर था। और उसके बाद i5 आया है, इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे i3 में है वो सारी चीज़ें। उसके बाद लाइट गेमिंग, जो छोटा मोटा गेम है वो आप खेल सकते हैं।
उसके बाद फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं, हैवी एक्सेल वर्क कर सकते हैं। और i7 में जो i5 का है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं और हैवी गेम भी खेल सकते हैं, जैसे आपका PUBG हुआ, काफ़ी चीज़ें हुआ वो खेल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है i9 हार्डकोर गेमिंग है, इसमें बड़े बड़े जो गेमर है वो इसमें खेलते हैं। और 3D मॉडिफिकेशन भी हो जाता है, जैसे जो चीज़ें 3D में एडिटिंग करना होता है, बड़े बड़े जो कार्टून वगैरह की आप मूवी देखते हैं वो चीज़ें i9 के थ्रू एडिट होती हैं। उसके बाद ये कोर जो आप देख रही हैं, 1 से 2 कोर है, 2 से 4 कोर है, 4 से 2 से 4 है, 2 से 4 है, 2 से 4 है, 2 से 6 कोर है और 8 कोर है। इसका मतलब ये कि हम लोगों को कुछ चीज़ें रख दिया जाता है, जैसे हमको कुछ खाना है तो एक मुंह से खाएंगे 1 कोर हो गया, अगर 2 माउथ मिल गया तो 2 जल्दी खाएंगे, 3 मिल गया तो उससे ज़्यादा खाएंगे, 4 मिल गया उससे ज़्यादा, ऐसे ही कोर समझ लीजिए। अगर कोर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा। आप एक कितना भी ज़्यादा टैब खोल दें, कितना भी वो हैवी वर्क ले लेगा, एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद से आता है इंडिकेटिव क्लॉक स्पीड, ये 1.3 गीगाहर्ट्ज़ है टू 1.6 गीगाहर्ट्ज़, ऐसे ही देखिए बढ़ते चला गया है। और i9 में जा कर के 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 5.0 गीगाहर्ट्ज़ तक बढ़ करके चला गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इस टेबल को एकदम ध्यान से देख लीजिए। अब बात करते हैं AMD प्रोसेसर का, जैसे Ryzen 3, Ryzen 4, Ryzen 5, ऐसे ही वो भी बढ़ता चला गया। Ryzen भी अपने आप में एक अच्छी कंपनी है और वो भी अपने आप को प्रोग्रेस करती है, तो उसको भी आइए एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि वो अपने क्या क्या प्रोग्रेस किया और कहाँ तक आकर के इसमें खड़ा है। अगर AMD का टेबल देखें तो यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, सबसे पहले आया था AMD E2, जिसमें आप ब्राउजिंग और सोशल मीडिया कर सकते थे। उसके बाद आया AMD A4 एंड AMD A6, जिसमें आप ब्राउजिंग, सोशल मीडिया और HD कंटेंट भी वॉच कर सकते थे, देख सकते थे। उसके बाद आया AMD A9, AMD A10, AMD A12, जो कि HD स्ट्रीमिंग आप लाइव कर सकते थे और मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ ज़्यादा काम कर सकते थे। और उसके बाद आया AMD Ryzen 3 आया, जिसमें आप मूवी देख सकते थे और गेमिंग भी खेल सकते हैं, और उसके बाद से मल्टीटास्किंग एक साथ ही ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके बाद AMD Ryzen 5 आया, जिसमें आप गेमिंग खेल सकते हैं और कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि आपको वीडियो और फ़ोटो एडिटिंग करना हो वो भी इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद से भी आप प्रोग्रामिंग वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद हाईएस्ट इस समय का है AMD Ryzen 7 है, जो कि हार्डकोर गेमिंग है और कंटेंट क्रिएशन भी है, जिसमें आपको लगभग सारी चीज़ें फैसिलिटी मिल जाती हैं। कोडिंग, AutoCAD, ये जितना चीज़ें हैं सब चीज़ें ये एडॉप्ट करेगी और सपोर्ट करेगी। इसमें कोर देखिए, AMD E2 में 2 कोर है, AMD A4 A6 में 2 to 4 कोर है, AMD A9, AMD A10 में आपको 2 से 4 कोर है, AMD Ryzen 3 में 2 से 4 कोर है। उसके बाद AMD Ryzen 5 में 4 कोर है, AMD Ryzen 6 में 6 कोर है। कुल मिला करके हम समझे तो इंटेल इससे थोड़ा आगे है, क्योंकि उसमें 8 कोर है और इसमें 6 कोर ही है, तो इंटेल इससे काफ़ी हद तक बेहतर है और बेहतर हमको लग रहा रहेगा भी, वो काफ़ी आगे तक सोच के काम करते हैं। उसके बाद इंडिकेटिव क्लॉक वाइज आप ध्यान से देख लीजिए, लास्ट तक 2.2 to 3.3 गीगाहर्ट्ज़ तक ही है, जो कि हमारा इंटेल का है 5 तक चला गया है। तो इंटेल इसके मुकाबले ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। तो राइजन भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ इंटेल के मुकाबले बुरा है। अब बात करते हैं रैम की। रैम 2 टाइप से होता है, एक DDR3 और DDR4। DDR3 एक पुराना वर्जन है जो कि अब यूज में नहीं होता है, लेकिन DDR4 के मुकाबले काफ़ी सस्ता है, लेकिन उतना ठीक है नहीं, लगभग बेकार है। और DDR4 बहुत अच्छा है इस समय का, और आपको जो भी लैपटॉप लेना चाहिए वो मिनिमम कम से कम आपका लगभग 4 GB रैम होना चाहिए। लेकिन अगर 4 GB लीजिए तो ये देख लीजिए कि वो सिस्टम अपग्रेडेबल है कि नहीं। आप 4 GB से 8 GB रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। नहीं, अब नहीं अपग्रेड होगा तो मत लीजिए, तब 8 GB ही रैम लीजिएगा। लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह का लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, तो आपको कम से कम 16 GB का रैम होना चाहिए। लेकिन 8 GB लीजिए तो वो अपग्रेड हो सके 16 GB का, वैसा रैम लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर कम रैम में अगर आप ले लेते हैं तो बाद में जाकर के प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जितने भी ऐप्स हैं उसको आप अपडेट करते जाते हैं, न्यू वर्जन में अपग्रेड करते जाते हैं, आपका रैम का स्टोरेज धीरे धीरे कम होने जाता है और बाद में करके वही हैंग होने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। जैसे हम लोग के स्मार्टफोन में ज़्यादातर ही होता है। अब 2 GB 3 GB का रैम ले लिया
तो जैसे अपग्रेड करते जाएंगे, कोई अपडेट आ गया इसको अपग्रेड करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्टोरेज कम होने लगता है और एक छोटा सा वीडियो भी डाउनलोड करने के लिए आपको स्टोरेज लगेगा या एक ऐप भी डाउनलोड करने के लिए आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। यही चीज़ें सेम लैपटॉप में भी होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाई रैम ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको लैपटॉप को 2 महीना 4 महीना के लिए नहीं ले रहे हैं, आपको सालों यूज करना है। तो इसके लिए सोच समझ कर ही ज़्यादा रैम ही लीजिए तो बेहतर है। बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज की। तो इंटरनल स्टोरेज लगभग 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है HDD, दूसरा होता है SSD और तीसरा होता है SSHD। इसमें आपको ये है कि जो HDD है वो आपको बहुत जल्द ख़राब हो जाता है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दे पाता है, और SSD काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देता है और ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसका जो है कि शेप ऐसा है और HDD का शेप ऐसा है। तो वो ज़्यादातर अगर एक बार लैपटॉप ऊपर से गिर गया तो जो HDD रहेगा वो टूट जाएगा, SSD आपका सेफ बचा रहेगा। और जो SSHD है ये है दोनों को कॉम्बिनेशन का मिला करके बनाया गया है, जो कि जैसे कि 256 SSD हुआ, एक टेराबाइट का HDD हो गया, दोनों को कॉम्बिनेशन मर्ज करके बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं SSHD। इंटरनल स्टोरेज के बाद आता है बैटरी। जैसे इस स्मार्टफोन का भी बैटरी होता है, इसमें भी बैटरी होता है, लेकिन वाट हावर्स में इसको मेजर किया जाता है, एमएच में मेजर नहीं किया जाता है। इसका बैटरी का मतलब यह है कि आप जो CPU का भी इम्पैक्ट है वो भी बैटरी पर पड़ता है, बाकी ब्राइटनेस का पड़ता है, स्क्रीन साइज का पड़ता है, इसका भी इम्पैक्ट बैटरी पर पड़ता है। और जितना बड़ा बैटरी होगा उतने ज़्यादा हावर्स का चलेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जितना बड़ा बैटरी होगा लैपटॉप का वज़न भी उतना ही बड़ा होता जाएगा, तो इसकी वजह से भी थोड़ा थिकनेस होता है, बैटरी कम किया जाता है तो उसका जो लाइफ है वो भी कम हो जाता है, मतलब बैटरी का जो हावर्स है वो कम हो जाता है। ज़्यादातर तो हमारे एक्टिविटीज़ हैं जैसे हम वीडियो गेमिंग खेलते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा बैटरी बैकअप को ऑब्जर्व करती है, कंज्यूम करती है। अगर हम वीडियो गेम खेलते हैं तो जहाँ हमारा 5 आवर्स बैटरी बैकअप होना चाहिए वहाँ 2.5 आवर या 2 आवर्स या 3 आवर्स ऐसे ही होगा। बैटरी बैकअप के बाद हम लोग का उसके नेक्स्ट आता है ग्राफिक कार्ड होता है। ग्राफिक कार्ड की वजह से आपका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी में आता है, उसके पिक्सल जो है कि और अच्छे क्वालिटी में आता है। और ग्राफिक कार्ड होने की वजह से आप वो वीडियो गेम खेल सकते हैं और फ़ोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप कर सकते हैं, ऑटोकैड चल सकता है और 4K फुल HD वीडियो में अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और 4K वीडियो रेजोल्यूशन भी आप देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड की मदद से। अभी तक 2 कंपनियां ग्राफिक कार्ड को बनाती हैं, एक है NVIDIA और दूसरा है AMD कंपनी। यहाँ पे आपको टेबल दे दे रहे हैं, टेबल देख लीजिए एक बार, बस 2-3 सेकंड के लिए लगा दे रहे हैं। एक टेबल NVIDIA का दे दे रहे हैं और एक टेबल AMD का दे दे रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से ग्राफिक कार्ड के प्रकार हैं और कौन कौन कंपनी कैसे कैसे बनाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं NVIDIA का है, GTX है 1050 ऐसे ही करके है। जो सबसे अपडेटेड है वो है RTX 2080 Ti, जो कि हैवी वीडियो एडिटिंग के लिए है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और AMD का ग्राफिक कार्ड जो है कि देख लीजिए आप, AMD का सबसे लोवेस्ट है AMD RX 550, ये कैजुअली गेमिंग और फोटो एडिटिंग के लिए है। लेकिन सबसे जो हैवी है वो है AMD Radeon RX 5700 करके है। तो कई ग्राफिक कार्ड का इतना ही था, और भी काफ़ी यूजेज हैं इनसाइड, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ग्राफिक कार्ड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड और दूसरा होता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। तो इंटीग्रेटेड समझते हैं। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड क्या होता है, जो कि ज़्यादातर लैपटॉप में होता है, जो कि थोड़ा सा लाइट फ़ोटो एडिटिंग में यूज हो जाता है और AMD प्रोसेसर ज़्यादातर उसको बनाता है। और जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है वो जो हैवी गेम खेलने के लिए बनाया जाता है, पावरफुल होता है वो, और वो NVIDIA और AMD दोनों बनाती हैं लेकिन हैवी लेवल के बनाती हैं। तो इन दोनों का यही यूज है। एक प्रो टिप है कि अगर आप लैपटॉप प्लान करना चाह रहे हैं हैवी गेम के लिए, तो आपका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है वो भी आपके पर्पज़ को फुलफ़िल कर सकता है। अब यहाँ पर होती है परफॉर्मेंस की बात ख़त्म, अब शुरू होती है डिस्प्ले की बात। तो डिस्प्ले हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ता है बड़ी से डिस्प्ले के लिए, एक गेम खेलने के लिए और दूसरा मूवी देखने के लिए और वीडियो एडिटिंग करने के लिए। ज़्यादातर 2 से 3 चीज़ों के लिए ही ज़रूरत पड़ती है हमारे बड़े डेस्कटॉप के लिए, बड़े स्क्रीन के लिए। और लैपटॉप का जो
स्क्रीन साइज़ है वो 11 से लेकर के 15-17 इंच तक आता है। 11, 13, 14 और 15, साढ़े 15, 17 इंच ऐसे ही करके आता है। लेकिन एक चीज़ है कि जितना बड़ा आपका स्क्रीन साइज होता है बैटरी भी उतना ही कम टिकाऊ होगी और उतना ही ज़्यादा वजन होता जाएगा लैपटॉप को, जिससे आपको यहाँ से वहाँ कहीं लेकर जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए आप कहीं पोर्टेबल लेकर के जा रहे हैं, कुछ दूर पैदल चलना पड़ा, आपको वजन होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो लाइट वेट होती हैं लैपटॉप, वो आपको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं बिना थके हारे और बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं ये लैपटॉप। यहाँ पर आपको एक प्रो टिप मिलता है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं, ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, आपको कहीं ना कहीं लेकर के लैपटॉप ज़्यादातर जाना आना है, तो आपको 11 इंच से लेकर के 14 इंच के बीच में ही लैपटॉप लेना चाहिए। ये एक प्रो टिप है। ज़्यादातर स्क्रीन रेजोल्यूशंस वो इस समय है HD है, फुल HD है और 4K है। पहले जो होता था वो MP4 वगैरह होता था, वो छोड़ दीजिए। इस समय जो है वो है HD, फुल HD और 4K है। उनको हम लोग पिक्सल में काउंट करते हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम लोग इसको काउंट करते हैं। इसको मेंशन करके पिक्सल तैयार किया जाता है। और बीच में एक प्रो टिप देना चाहते हैं कि अगर आपको एक अच्छा विजुअल इफेक्ट चाहिए और विजुअल रिजोल्यूशन चाहिए और एक अच्छी बैटरी लाइफ भी चाहिए, तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप फुल HD रेजोल्यूशन के पर ही जाएं, आप 4K में ना जाएं। ये काफ़ी हद तक विजुअल रेजोल्यूशन आपको अच्छी दिखाई देंगी और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी दिखाई देंगी। डिस्प्ले चूज करने का दूसरा फैक्टर आपको ये है कि दो चीज़ें देखना है। एक होता है IPS डिस्प्ले, दूसरा होता है नॉन IPS डिस्प्ले। IPS डिस्प्ले मतलब कि आप किसी भी कोने में बैठ करके 2-4 लोग, एक कोई दूसरे कोने में हो, कोई दूसरे कोने में हो, वहाँ से भी वो एकदम क्लियर विजुअल आप देख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा देखने में और विजुअल इफेक्ट में भी कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप एक अच्छे विजुअल इफेक्ट चाहते हैं तो आपको IPS डिस्प्ले में ही जाना चाहिए। उसके बाद आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का क्या यूज है? उसका यूज ये है कि लगभग नहीं के बराबर यूज है, लेकिन हाँ टच स्क्रीन का कुछ चीज़ें हैं बेनिफिट, जैसे कि आप पूरा कंट्रोल आपके फिंगर में हो जाता है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट करना चाहें, फ़ोटो एडिटिंग करना चाहें, आप बहुत ही आसानी से बिना कर्सर वगैरह का घुमाए आपको अपने फिंगर से ही कर लेते हैं। पूरा कंट्रोल फिंगर में रहता है। उसके बाद एक आध और फ़ायदा है, वो ये है कि आपको स्मार्टफोन और टैबलेट का फीलिंग आएगा, पूरा का पूरा स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी कोई खास इसका यूज नहीं है टच स्क्रीन का। के बाद एक चीज़ आता है वो है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट यूजुअली 60 हर्ट्ज का होता है, इसको हर्ट्ज में न मापा जाता है, लेकिन वो बहुत कम है, लगभग बहुत बुरा हाल है 60 हर्ट्ज का। मतलब कि आपको वीडियो भी उतना अच्छे से नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ आपको जितने रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी मिलेगी। रिफ्रेश रेट का मतलब ये है कि 1 सेकंड में आप कितने ज़्यादा इमेजेस को बदल जा रहा है, डिस्प्ले बदल रहा है, उसको रिफ्रेश रेट बोलते हैं। अगर आपको गेमिंग वगैरह के लिए लेना है तो आपको रिफ्रेश रेट जितना ही हाई रहेगा उतना ही बहुत अच्छे काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेज और विजुअल इफेक्ट चाहिए आपको। अब डिस्प्ले में एक और फैक्टर आता है, वो है बेजल्स। बेजल्स क्या होता है? जो स्क्रीन के चारों तरफ लगा होता है प्लास्टिक, उसी को बेजल्स बोलते हैं। बेजल्स बहुत दिखने में तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका लैपटॉप वगैरह गिर जाए तो स्क्रीन को आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है वो। और काफ़ी कंपनियां इस समय स्मार्टफोन को देख देख कर बेजल्स कम कर रही हैं और अपने स्क्रीन साइज़ को बढ़ा रही हैं। बिना लैपटॉप के साइज़ को बढ़ाए स्क्रीन साइज़ बस बढ़ा रही हैं, उसको बेजल को कम करके, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ लुक अच्छा, देखने में अच्छा लगता है तो लोग उसको परचेज भी करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें ट्रेंड चल रही स्मार्टफोन में, वही ट्रेंड धीरे धीरे लैपटॉप में भी कन्वर्ट हो रहा है। डिस्प्ले की बात पूरी खत्म हुई। अब वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आजकल पहले विंडोज़ 7 होगा, फिर विंडो 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, उसके बाद विंडो 11 चल रहा है, विंडो 11 प्रो चल रहा है इस समय। उसमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हुआ है, हम भी विंडोज़ 11 में अपग्रेड हो गए हैं और विंडो 11 काफ़ी हाई सिक्योरिटी फीचर्स भी दिया है। लेकिन अगर जो पुराने लैपटॉप हैं उसको रिकमेंड किया जाता है कि विंडोज़ 10 या विंडो 11 में अपग्रेड ना करें, उसको 7 और 8 में ही रहने दें, क्योंकि वो आगे एडप्ट ही नहीं कर पाएगा। उसको धीरे धीरे सिस्टम लगेगा बग होने, कुछ फॉल्ट आने लगेगा, स्लो हो जाएगा। तो वो जो है उसी में रहने दें उसको। जो अगर हैवी लैपटॉप है तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो लो कैटेगरी का लैपटॉप है उसको आप अपग्रेड ना करें तो बेहतर है। अगर लैपटॉप में आप प्री विंडो इंस्टॉल खरीदते हैं तो भी आपको उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो MS ऑफिस है, वो अलग से भी ख़रीदना पड़ सकता है। ज़्यादातर लैपटॉप में यही होता है। 1-2 केसेज में आपको MS ऑफिस भी मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम लैपटॉप में आपको MS ऑफिस अलग से ही ख़रीदना पड़ता है।
उसके बाद एक चीज़ ये है कि ज़्यादातर लैपटॉप में आपको MS ऑफिस मिलता है, स्टूडेंट के पर्पज़ से मिलता है। आपको एक्सेल, MS ऑफिस, नोटपैड, यही 2-4 चीज़ें आपको फ्री दी जाती हैं। नहीं तो बाकी आपको फीचर्स के लिए आपको अलग से उसका पैकेज जो आता है सालाना, उसको ख़रीदना पड़ता है। विंडोज़ से रिलेटेड भी आपको एक प्रो टिप मिलता है कि अगर आप स्मॉल बिजनेस या छोटा मोटा प्रोफेशन में आपको अपग्रेड हो रहे हैं, आपका बिजनेस है, तो आपको विंडोज़ 10 प्रो में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कमाल का फीचर्स मिलता है और हाई सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स मिलता है। तो आप विंडोज़ 10 प्रो में ही जाइए, बहुत ही अच्छे उसमें फीचर्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप विंडोज़ लाइनक्स और डॉस में जाते हैं, DOS डॉस में जाते हैं, तो उसमें अगर प्री इंस्टॉल नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उसमें प्री इंस्टॉल आपको नहीं मिलता है तो आपको एक प्रोफेशनल को ही बुलाना चाहिए उसको इंस्टॉल करने के लिए। आप खुद से अगर नॉलेज है तो ट्राई कीजिए, लेकिन हाँ, पायरेटेड वर्जन मत ट्राई कीजिए। आपको उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से जा कर के आपको डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं और से करेंगे तो हो सकता है कहीं वायरस इंस्टॉल हो जाए और आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक्सेस वो अपने कंट्रोल में ले ले, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। सिक्योरिटी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली रहेगी। अब यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब बात आती है पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं उसमें कितने पोर्ट हैं, कितने HDMI है, कितने क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें बिना ध्यान दिए खरीद लेते हैं और बाद में जा कर के हमको जब कीबोर्ड लगाना रहता है तो माउस निकालते हैं, माउस निकालना कीबोर्ड लगाना रहता है, या प्रिंटर निकाल के ऐसे ऐसे करके एडजस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें बाद में चल के बहुत ही घातक हो जाती हैं। तो आपको ये चीज़ें देखनी है पोर्ट और कनेक्टिविटी में। तो आइए देखते हैं पोर्ट और कनेक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पोर्ट लगभग 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो है होता है वो USB टाइप A होता है, जिसके थ्रू हम लोग एक USB के थ्रू स्मार्टफोन या प्रिंटर वगैरह उसको ऐड कर लेते हैं, पेन ड्राइव भी उसमें ऐड कर लेते हैं, उसको हम लोग टाइप A बोलते हैं। दूसरा नंबर पर आता है USB टाइप C, जिसको हम लोग टाइप A के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इससे हम लोग अपने लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं। तीसरा नंबर पर जो आता है वो होता है कार्ड रीडर। कार्ड रीडर के थ्रू हम लोग अपने जो DSLR से कुछ फ़ोटो या वीडियो अपने लैपटॉप में भेजना हो तो कार्ड रीडर के थ्रू हम लोग कार्ड उसमें डालेंगे और उसका पूरा का पूरा डाटा उसमें कॉपी कर लेंगे, और ये इन सब के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत बेहतर होता है। चौथे नंबर पर आता है उसको बोलते हैं हम लोग HDMI। HDMI का ये यूज है कि हम लोग जैसे अपने लैपटॉप से चाहें कि TV को ऐड करना, TV ऐड हो सकता है, उसमें प्रोजेक्टर ऐड हो सकता है। पाँचवें नंबर पर आता है उसको बोलते हैं BGA पोर्ट। वो बहुत ही पुराना है, वो ज़्यादातर पुराने टीवियों में देखने को मिलता था और पुराने लैपटॉप जो कि पूरा मोटे मोटे हैं उस वाले लैपटॉप में देखने को मिलता है। इसका इस समय का कोई खास मतलब ही नहीं है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो इसकी रिक्वायरमेंट पूरा कर देती हैं। तो BGA पोर्ट बहुत ही पुराना सिस्टम था जिसको TV और प्रोजेक्टर में कनेक्ट किया जाता था। तो BGA पोर्ट का ये यूज़ था, अभी उसका यूज़ ही नहीं है, क्योंकि लैपटॉप पतले हो गए हैं और उसका पोर्ट बहुत चौड़ा होता था, तो कोई काम का ही नहीं है इस समय। छठवां पोर्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं थंडरबोल्ट, और इसका ये यूज है कि टाइप C का कॉम्बिनेशन है ये, और इससे हम लोग अपना लैपटॉप चार्ज भी कर सकते हैं और डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये जो पीछे सारी चीज़ें बताई हैं उस सबसे फास्ट ये है थंडरबोल्ट। पोर्ट एंड कनेक्टिविटी के बाद जो चीज़ आता है वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन में ये है जैसे एक हो गया बेसिक लैपटॉप, 2-in-1 लैपटॉप, ऐसे ही करके कई सारे लैपटॉप है, टच स्क्रीन और एक दो और चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। तो ये है बेसिक लैपटॉप, जो ट्रेडिशन है मात्र आपको 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का ही एंगल में करके उसको फोल्ड किया जा सकता है, पूरा 360 में एंगल में नहीं उसको घुमा सकते हम लोग, और ये ज़्यादातर सबका रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है जो ट्रेडिशनल है। और ये खास चीज़ें हैं 2-in-1 लैपटॉप से काफ़ी सस्ते मिलते हैं और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस लेवल के भी हैं। बेसिक लैपटॉप के बाद आता है थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप। ये लैपटॉप पे वो होती हैं जो 14 इंच से नीचे होती हैं, क्योंकि ये थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप लगभग आपको 1.8 kg के नीचे जितने भी लैपटॉप आते हैं वजन में, उसको हम लोग थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप में ले सकते हैं, और वो बहुत ही हल्के लैपटॉप होते हैं और पोर्टेबल होते हैं, आपको यहाँ से लेकर के कहीं भी आसानी से लेकर के जा सकते हैं। वो लाइट एंड थिन वेटेज लैपटॉप 2019 के बाद जितने भी कंपनियाँ हैं सारे के सारे ब्रांड लाइट वेट ही लैपटॉप ज़्यादातर मैन्युफैक्चर करती हैं, और पूरा जो मोटा मोटा सा होता था पहले उसमें CD डिस्क भी होता था, वो सारी चीज़ें हटा दी हैं। नए जितने भी लैपटॉप बन रहे हैं कहीं भी आप CD रोम नहीं देखेंगे कि किसी में जो डिस्क ड्राइव होता था वो फीचर्स हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वेबसाइट के थ्रू हो गई। जो पहले एंटीवायरस डालने के लिए CD आता था वो वेबसाइट के थ्रू हो गई हैं। तो जो
कैमरे का इंस्टॉलेशन है, वो सारी चीज़ें ड्राइवर मिल जाती हैं वेबसाइट में, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया जाता है। हमको CD रोम का ज़रूरत ही ख़त्म हो गया। इसके वजह से लाइट वेट 2019 के बाद जितने भी मैन्युफैक्चर हुए सारी की सारी लैपटॉप लाइट वेट में ही मैन्युफैक्चर होती हैं। फर्स्ट आता है आपका 2-in-1 लैपटॉप। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिटैचेबल और दूसरा होता है कन्वर्टेबल। डिटैचेबल वो होता है जिसको हम लोग जैसे कि जो है मेन बॉडी है इससे पूरा डिस्प्ले ही अलग हो जाता है, और इसमें काफ़ी चीज़ें दिक्कत भी हैं क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स लिमिटेड ही मिलती हैं, जैसे बैटरी होगा, प्रोसेसर हो गया। ये लिमिटेड क्यों मिलती हैं? क्योंकि आगे मान लीजिए डिस्प्ले आप अलग करके यूज़ कर रहे हैं और उसका प्रोसेसर नीचे बॉडी में है, तो इसमें भी जो लगाएगा वो एक लिमिटेड ही हो जाएगा। तो इसके वजह से एक टेबलेट के जैसे आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, जो अलग इसका डिस्प्ले अलग कर लेंगे। वो टच स्क्रीन ही होता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं प्रॉब्लम, जैसे बैटरी में भी है, वो भी लिमिटेड ही हो जाए क्योंकि बैटरी नीचे लगा दिया, ऊपर फिर बैटरी लगाएगा, ऊपर एक और लगाएगा तो नीचे लगाएगा तो हैवी वेट भी हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही एडवांस लेवल की हैं। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो कि इसको भी एडवांस लेवल में ले जा करके एक छोटा प्रोसेसर उसमें भी डाल दिया और एक प्रोसेसर नीचे भी डाल दिया, छोटा बैटरी इसमें और छोटा चीज़ दोनों में कर दिया, तो बहुत ही थोड़ा अच्छे काम कर गई, लेकिन उतना भी अच्छे नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं है। अब देखते हैं कन्वर्टेबल क्या होता है। कन्वर्टेबल लैपटॉप को आपको ये बताएं, कन्वर्टेबल है जो है ये घूम रहा है लैपटॉप, इसको हम लोग लगभग ये नॉर्मली लैपटॉप इतने तक मुड़ता है, इतने तक, हमारा मुड़ जा रहा है लगभग 180 तक। लेकिन हाँ, जो कन्वर्टेबल लैपटॉप है वो आपको 360 तक, मतलब कि ये पूरा पोर्शन नीचे तक आ जाएगा, उसको कन्वर्टेबल लैपटॉप बोलेंगे। और उसमें कुछ ज़्यादा एडवांस फीचर्स भी हैं और फास्टर भी है।